वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और आज रमज़ान मुबारक का खुसूसी हमारी जो ट्रांसमिशन है रमज़ान करीम उसका ख़ास प्रोग्राम और ख़ास मेहमान के साथ। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, रहमतों का, फजीलतों का ये महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह 11 माह मुसलमान इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम समझ लीजिए इसे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाबान के महीने से ही तैयारियाँ शुरू कर दिया करते थे और सहाबा कराम भी कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। और रमज़ान मुबारक का ये महीना हमारे लिए एक सादत के लीजिए है, क्योंकि इसमें जितने एक नेकी का 70 गुना जिसे हम कहा करते हैं, और जिस तरह नफल नमाज़ों का फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर और फ़र्ज़ नमाज़ों का 70 गुना मिलता है हमें सवाब। तो ये बेसिकली जैसे कोई ताजर समझता है इन चीज़ों को कि उनका एक दौर आता है, एक महीना आता है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा कमाई वो कर सकते हैं, तो आम मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा कहा जाता है कि कोई महीना अफजल नहीं है जितना रमज़ान मुबारक का ये महीना, जिसमें कुरान करीम का नज़ूल हुआ और इसमें हम कमाई कर सकते हैं नेकियों की। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इसमें जितनी से ज़्यादा हम कोशिश करें, बढ़ चढ़ कर ज़िक्र व अस्कार भी करें, इबादतें भी करें, रोज़े का सही हक़ अदा करें, उसकी रूह के मुताबिक हम रोज़ा रखें। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, और ज़ाहिर समाजी हवाले से बात भी होगी। हमारे साथ जो मौसूस मेहमान आज स्टूडियो मौजूद हैं, हमारा जो प्रोग्राम का उन्वान है मेरा पहला रोज़ा, और किस तारुफ के मोहताज नहीं है, समाजी कारकुन हैं, आप जानते हैं, सियासत में भी दिलचस्पी है उनकी, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। कैस मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए हैं। कैस मंसूर साहब, उम्मी तौर पे ये कहा जाता है कि जी मैं सियासत में इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। आप तो ऑलरेडी समाजी वर्कर हैं, रहनुमा हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों की, फिर सियासत की तरफ क्यों आना ज़रूरी था आपका? जब हम लोग खिदमत कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर, बेसिकली इस्लाम में तो सोशल वर्किंग ही एक लीडरशिप है कि आपने पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की, लोग अमानतें रखवाते थे, हज़रत उमर फ़ारूक का आपको पता। इसी तरह जो सोशल वर्कर है उन्हीं के पैरोकार हैं, बेसिकली उन्हीं की बेसिस के ऊपर वो नेकियां करने के लिए निकलते हैं। जब हम सोशल वर्किंग में आया तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल गैप्स बहुत है, कि लोग काम नहीं कर रहे, लोग कॉन्टेस्ट कर चुके। मैं जिस एरिया में था वहाँ पे जो भी एमपीए थे वो नज़र नहीं आए, कभी एमएनएज एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते जीतने के बाद। और ख़ास तौर पे मैं एक कच्चे इलाके में गोठ में काम कर रहा था। गोठ में कोई भी आपको अगर टिकट भी कोई पार्टी दे तो आप लोग नहीं जा रहे होते, ज़ाहिर कि आपकी गाड़ी ख़राब होगी, आपकी सेहत ख़राब होगी, आपके कपड़े ख़राब होंगे। लेकिन एक आपको पता है ये यूसुफ गोठ, जी यूसुफ गोठ क्या है, जो बारिशों में डूब गया था। उस वक्त वहाँ के एमएनए एमपीएस गायब हो गए थे डर से, लोगों के अंदर गुस्सा, तो उस बेसिस के ऊपर गया। और जब मैंने वहाँ देखा कि लोगों की एक बहुत रिक्वायरमेंट है और लोगों के हम काम आ सकते हैं, तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, और अकेले मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि खुद अर्न करना, खुद स्पेंड करना। उसके लिए ये होता है गवर्नमेंट की मशीनरी आती है, आप उससे काम करा सकते हो, आप एक पावर में होते हो। विदाउट पावर आपकी कोई वो वैल्यू नहीं होती, जब तक आपके पास पैसा आप लगा सकते हो और काम कर सकते हो लोगों को। गवर्नमेंट होते हैं ज़्यादा वसाइल होते हैं, हाँ, वसाइल का एक इशू होता है। और जब हम बन जाता है तो फिर मैं नहीं समझता कि कुछ सोशल वर्कर आके डिलीवर ना कर सके। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का चूँकि ये उन्वान जो है हमारे सेगमेंट का मेरा पहला रोज़ा, हम चाहते हैं कि अब सीधा चलें आपके बचपन में। क्या यादें हैं आपको, याद हो कि पहला रोज़ा जब आपने रखा तो क्या उम्र थी आपकी, क्या एहसासात थे आपके? मैं सर माशाल्लाह 5 इयर्स का जब था। अच्छा, सिर्फ 5 साल से उस वक्त से लेकर आज तक मैंने एक रोज़ा मिस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है फ्रॉम पंजाब, तो वहाँ पे जो जून जुलाई अगस्त होता है, लू चलती है, और 7:30 7:45 पे भी इफ्तारी होती है, तो मैंने कभी वहाँ नहीं मिस किया। तो पहला रोज़ा याद है किस तरह, क्या एहसासात थे, किसने कहा था, खुद ही रख लिया? बस रख लिया, तो कोई एहसासात, कोई फीलिंग्स का नहीं था। बस आपको पता है कि उस बच्चों को तो माँ मना करते हैं बहुत छोटा है अभी ना रखें रोज़ा। देखें उस टाइम के जो पेरेंट्स थे ना, वो ये नहीं देखते थे छोटा। आजकल के पेरेंट्स सोच रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं हम तो। जी, तो उस वक्त के पेरेंट्स नहीं सोचते थे। उस वक्त के पेरेंट्स ये कहते थे कुरान पाक की तिलावत करो, मौलवी साहब आ रहे हैं, आपने रोज़े रखने हैं, 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। तो उस वक्त की पेरेंट्स की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी आजकल के दौर के हिसाब से। तो एक यूज टू थे, सिर्फ मैं ही बच्चा नहीं था, मेरे एरिए के फैमिली के सारे बच्चे इसी एज से ही पेरेंट्स रखवा रहे होते हैं रोज़ा। तो मैं नहीं समझता रोज़ा कोई एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, आप अपना काम भी कर सकते हैं। क्या जिस घर में पैदा हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम था? नहीं, हम लोग को जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा, तो माय फादर वाज इन रेलवे। अच्छा जी, तो बस वो जो रेलवे में पोस्टिंग्स होती रहती है ना, कभी शहर इस तरह। जी इसी तरह। अच्छा, तो उस ज़माने के माहौल में और आज के माहौल में, रमज़ान मुबारक के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी पहले शायद इतनी ज़्यादा मसाजिद आबाद नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा लोग नहीं होते, अब तादाद ज़रूर बढ़ गई है,
लेकिन रोज़े की वो रूह के मुताबिक आजकल अगर हम बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है। देखिए सर, उस वक्त मैं शायद लोगों को अच्छा न लगे, ज़ियाउल हक का दौर था और उस दौर में इस्लाम एक था कि कोई अगर एंकर भी बैठा है पीटीवी में भी दुपट्टा, नमाज के वक्त ऑफिस बंद, तो वो कॉन्सेप्ट अजान, फिर आपको डर नहीं लगता था। आज सुबह बाज़ एरियाज़ में तो आपकी गलियों में ही है ना, बाज़ आप पॉश एरियाज़ में जाएँ तो डिस्टेंस पे है मसाजिद, लोग सुबह निकलते हुए भी डर लगते हैं स्नैचिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वो हालात होता है जी, किडनैप बच्चे। अब जैसे मैं छोटा था तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड तो मैं उस वक्त अजान भी देता था मसाजिद में। तो आप देखें कि उस वक्त हमें ये डर नहीं होता था मेरे फादर को कि ये बच्चा अकेला जा रहा है मस्जिद में। मैं जाता था, अजान दे के नमाज़ पढ़ के वापस आ जाता था। तो आज अब वो वाली चीज़ नहीं है, वो बच्चों को पेरेंट्स डरते हैं बाहर भेजते हैं। और ख़ास तौर पे जो पॉश एरियाज़ हैं, DHA, क्लिफ्टन है, PCHS है, यहाँ के बच्चे आपको कम नज़र आएंगे। अकेले छोटे बच्चे तो 10, 11, 9 ईयर्स के हैं, डिस्टेंसेस बहुत हैं मॉस्क के, पहले तो हम वॉक करते हुए चले जाते थे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आज भी आप औरंगी चले जाएं, सरजानी के एरियाज़ में चले जाएं, आप इस एरिया में जाएं, आपको आज भी वही बचपन वाला, मेरे बचपन वाला इस्लाम मुझे नज़र आता है वहाँ पर, कि पेरेंट्स बच्चों को तैयार करके रमज़ान में भेजते हैं, शब बारात मनाई जाती है, हर तकरीब जो भी इस्लामिक हैं मसाजिद में नज़र आते हैं। जी, मस्जिद में हर वक्त आप अगर जाएँ, आज औरंगी जाएँ, आज आपको बहुत सी स्ट्रीट्स के ऊपर इफ्तारी मिल रही होगी, सड़कों पे चलते हुए लोगों को खाना दे दिया जाएगा। आप DHA की कितनी स्ट्रीट्स पे आप ऐसा देख रहे होंगे? कहीं पे भी नहीं। मेन किसी चौक पे अगर किसी ने भी लगा दिया, लेकिन वो आई डोंट नो कि लोग घबराते हैं बता ये काम नेकियां और इस्लाम के काम करने में और शर्माते हैं। आई डोंट नो कि आपने जाना, आप कलमा गो हैं तो आपको वाई यू शुड शाय, क्यों देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन औरंगी एंड DHA, वाई? वहाँ के भी बच्चे हैं, वहाँ के भी बच्चे हैं, वहाँ के भी बुजुर्ग हैं, वहाँ के भी बुजुर्ग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है। लगता है आपको कि उस दौर में शायद ज़्यादा अच्छा क्राइम के रेशो क्योंकि बढ़ गया, ये अब ज़ाहिर है क्राइम की वजह से ज़्यादा ना सिर्फ किडनैपिंग्स हैं। देखिए, इस्लाम को जिसने फॉलो किया, चोर की सज़ा हाथ काटना है, तो किडनैपर को आपको पता है कि एक दौर में सरेआम फांसी दे देते थे, तो किडनैपिंग नहीं होती थी पाकिस्तान में। आजकल के हुक्मरान भी डरते हैं कि भाई जिनसे हम लोगों ने फ़ंड लेना है वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते, सरेआम फांसी का, और इस वजह से आप उससे बड़ा असर पड़ता है। जी, देखते हैं आप देख लें, आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप दुबई चले जाएँ, आप कहीं भी मिडल ईस्ट में चले जाएँ, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि आपको कोई डर होगा, कुछ स्नैचिंग कर लेगा और आप बेखौफ होते हैं। और फिर सबसे बड़ा इशू क्या सर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। आधे नमाजी, आप बिलीव करें, जब मैं यूसुफ गोट गया तो सबसे पहले मैंने कब्रिस्तान की रोड सही कराई कि जनाजा नहीं जा सकता था वहाँ पे, लोग ले नहीं जा, गटर। फिर बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्ग भले जिस इलाके के हों, एक दीन से करीब हो ही जाते हैं, तो वो नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते थे। कैसे? वो घर से निकले हैं तो उनका गटर का नाला खुला हुआ है, किस तरह जाएंगे, कपड़े भी ख़राब, कपड़े ख़राब, वो नापाक हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट से वो नहीं जाते। तो ये चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को नज़रें रखनी चाहिए कि इस्लामी त्योहारों के ऊपर सिक्योरिटीज़ दें, प्रॉपर दें, और लोगों, अच्छा यहाँ पे मदरसे भी हैं, DHA में भी हर मस्जिद के साथ मदरसा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो जो खौफ आ चुका हुआ है ना, फजर के वक्त बहुत से कम आपको मिलेंगे डिफेंस में, आपको जोहर पे कम मिलेंगे, बाकी लेट नाइट्स में आते हैं लोग, जो गाड़ियों में आते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन वो वाला खौफ, वो एलिमेंट मौजूद है शहर में जी। और अच्छा, ये इसमें क्या वजह नज़र आती है आपको कि कराची में, चूँकि हम क्राइम की तरफ चले गए बात कर रहे हैं, और ये बड़ा अहम मौजू है, ये भी ज़ाहिर है। आप पेशावर की बात कर लीजिए, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, दीगर शहरों की हम बात करते हैं, तो वहाँ स्ट्रीट क्राइम इतना नहीं जितना कराची में है। इसकी वजह सिर्फ ये कह दें कि हम जी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, ये कह के जान छुड़ा लें, या कुछ और वजूहत जो आपको नज़र आती हैं, क्योंकि आप सामाजिक कारकुन के तौर पर तमाम चीज़ों को देखते हैं? देखिए, इसको स्टार्ट में, किसी भी बीमारी को स्टार्ट में रोकें तो रुक जाती है। इन्होंने स्टार्ट में किया नहीं, एक स्टेप नहीं लिया, और ये चीज़ अब फैशन बन चुकी है, शॉर्टकट बन चुका है। बेरोज़गारी एक स्पॉट है, आप देखें कितने दस्तरखान दूसरे शहरों में भी है जी, दस्तरखान लगे हुए सारे, आपको खाना मिल जाता है, आप काम ढूंढने वाले निकले। मैं देखें, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, बेरोज़गारी आज से नहीं है सर। मैं 1990 में आया, अपने घर से भाग कर आया कराची, और मैं ट्रेन से उतरा और होटल में मैं खाना खा रहा था। मेरे पास सिर्फ टूरिज़म होटल मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया था, उसकी फ़ीस के पैसे थे, बाकी मुझे खुद मेहनत करनी थी, एक चैलेंज लेकर आया था। कैंट में उतरा मैंने होटल में EV सेंटर का देखा,
बोर्ड लगा हुआ। मैं ईदी साहब को देखता होता था नीलाम घर में, जाहिर है उस दौर में पाकिस्तान नीलाम घर बिल्कुल। था उस वक्त, तो इतना प्रिंट मीडिया एक ही सरकारी सी हाँ टीवी जी। था बिल्कुल। मैंने उनका नंबर वहाँ से देखा, कॉल की, उनके पास चला गया और मैं को 8 घंटे बैठा रहा, वो आए नहीं। आफ्टर विजिट में तो उस वक्त मोबाइल्स नहीं होते थे, पेजेस होते थे। वो जब आए तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। तो कहता यार मैंने खुद 6-6 महीने सैलरीज नहीं दी। सेठ आते हैं, वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, कहते ईदी साहब को 2 लाख का चेक दे दिया, अगले दिन वो चेक बैंक से बाउंस हो जाता है, लेकिन सेठ की खबर अखबारों में लग जाती है। और अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ईदी साहब फिर बेरोज़गारी आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे तो दूसरी तो उस इत्फाकन उस वक्त वो एक बंदे की लाश लेकर आए थे, सुसाइड की थी उसने जॉब ना होने की वजह। मैंने कहा देखें आप क्या करते हैं, सुसाइड ही करेंगे लोग, क्या करेंगे? तो आप बेरोज़गारी के ऊपर भी काम करें। फिर मैं निकल गया। उस दिन भले छोटी जॉब्स हों, मैंने 7 जॉब्स फाइंड की। उससे नेक्स्ट दिन जब मैं वर्किंग डे था, 7 जॉब्स। ये किसी रेस्टोरेंट में मिली, किसी फास्ट फूड में, किसी शू स्टोर में। जॉब ढूंढते नहीं हैं लोग, ढूंढते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते। ख़ास तौर पे मर्द हज़रात को मेहनत करते हुए तकलीफ़ होती है। आप कभी देखें राशन में ख़वातीन की लाइन लगी होगी, साहब घर पे लेटे होंगे, बेगम साहब चलो लेकर आओ, ऊंचा बोलेंगे बेबी डर जाएगी, वो बेचारी राशन के लिए ख्वार होती है। तकलीफ़ में जो भी होता है वो बेगम को आगे करते हैं, घर की फीमेल को, माँ को कर देते हैं। जॉब्स हैं, ढूंढने वाला बने, गोल लें, टारगेट लें और पूरा करें। वो मैंने अपने दौर में देखी है। बिल्कुल नहीं, वो जिस तरह आपने कहा ना कि जॉब या तो फिर वही है कि जो ख़ासतौर मकामी लोगों की मैं बात करूं तो उनका ज़हन ये बना हुआ है कि जी और जॉब्स जो हैं, छोटी जॉब्स जो हैं वो हम नहीं करेंगे, वो हमारे लायक नहीं, हमें या तो सरकारी जॉब मिल जाए या किसी अच्छे दफ्तर में बाबू बना के बिठा दिया जाए। नहीं सर, थोड़ा सा ना हमारे लड़के जो हैं गुटकों में, नशों में पड़ गए हैं। अच्छा आपके पास पैसा नहीं है, आपने होटल में बैठना, होटल वाले का इतना कर्जा चढ़ा लेते हैं कि फिर घर भी छोड़ना पड़ जाता है, भागना पड़ता है रोज। तो ये अगर इनका कॉन्सेप्ट लेट नाइट बैठने वाला बंद करा दिया जाए ना, तो सुबह नौकरियां भी ढूंढना। मेरे पास कोई जॉब के लिए आता, मैंने कहा बिल्कुल आप आओ, मॉर्निंग में मैं 9 o'clock पे आपको इंटरव्यू पे देखूँ। आते हैं 12, सर आँख नहीं खुल सकी। अब जिसके अंदर यही नहीं है वो काम क्या करेगा? 9 बजे जॉब के लिए नहीं आ सकता, तो फिर क्या होगा? टाइमिंग तो 9 o'clock पे है ना। लॉयर्स हैं वो कितने बजे? 8 o'clock पे पहुंचते हैं। बिल्कुल, आप देखें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी पहुंचते हैं। तो आप क्या हो? आप भी तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई ना कोई तो रिलेटिव होगा आपका। तो ये उठते नहीं हैं यहाँ पे और नौकरी के लिए मेहनत नहीं करते। एक तबका है जो कर रहा है वो कर रहा है। ये 12-1 बजे का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं ना होगा तो बेरोज़गारी भी ख़त्म नहीं होगी। ये सुबह का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इनकी नींदें पूरी होंगी, रात को सो के ये जल्दी जाएंगे और जल्दी उठेंगे। तो उसका मतलब ये गवर्नमेंट ये करे जो आप सर बता रहे हैं कि रात में खासतौर पर 11-12 बजे होटल्स 12 के बाद अब ख़त्म कर दें, बंद कर दें उन्हें। नहीं होना नहीं चाहिए। आप देखें दूसरी बात ये ना, आप अगर पूरे ऑफिस से 9 o'clock पे खुल रहे हैं, दुकानें भी, कारोबारी भी खुल रहे हैं, तो वो तो फिर खुद भी नहीं जाएगा ना बंदा। आप टाइमिंग चेंज करें वो खुद भी नहीं जाएगा। जब वो खुद नहीं जाएगा तो वो नींद पूरी करेगा, उसे भी मालिक की फ़िक्र होगी, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। अब आपको मैं कहूँ कि आपने 9 o'clock पे आना है, तो आपने जब आना ही आना और आपको पता मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे तो सैलरी नहीं मिलेगी, कट जाएगी, तो आप जल्दी सोएंगे। आप 2 दिन नहीं सोएंगे, तीसरे दिन आपको खुद नींद आना शुरू हो जाएगी। हकीकत जिस तरह हमारी तो खैर मीडिया ये बस ना लेट नाइट का क्या, कोई 12 बजे तो कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, एक फैशन बना लिया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन घर की बीवी पसंद करती है मियाँ साहब 12 बजे तक लेटे हो बेड में, 2-2 मिनट बाद चाय बना रहे हो? मैं नहीं समझता घर में कोई भी फीमेल खातून पसंद कर रही हो उसका शौहर लेटा हुआ 12 बजे तक, 11 बजे तक, कर क्या रहा वहाँ पे? सुबह उठे और अपने और जल्दी जाए, आए टाइम पे, इवनिंग्स में फैमिलीज़ के साथ आए। ये कॉन्सेप्ट ख़राब हुआ है जिसकी वजह से जॉबलेस हैं लोग। तो ये क्राइम पे जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम पे, एक तो ये वजह आप कह रहे हैं, ये भी वजह है दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ पर ये वजूहात भी हैं। लेकिन आपने जो कहा कि शुरू में एक पहला जो पॉइंट था वो छोड़ दिया गया जिसकी वजह से यहाँ पर बढ़ गया। दीगर शहरों में, अब हम दायरे मुल्क तो एक ही है ना पाकिस्तान, दीगर शहरों में नहीं है, यहाँ है। वही लोग जो यहाँ कर रहे हैं हम देखते हैं कि वहाँ जाके तो नहीं करते वो वारदातें। लाहौर में भी काफ़ी इंसिडेंट्स तो थे, इतना नहीं है सर कराची वाला। कराची में ना हर एरिया के लोगों को डाल दिया जाता है, क्रिमिनल्स ले आए जाते हैं। ये किसको एक आप देखें, कहते हैं अल्लाह लोग शहर है, ये लोग बड़े सेटल होते हैं तो हर किस्म के लोग आ जाते हैं और फिर इतना बड़ा है और क्रिमिनल एरियाज़ भी बड़े हैं जहाँ आप छुप सकते हैं। तो एक पूरा गैंग आता है, गैंग में हायरिंग होती है तो ये करते हैं। गवर्नमेंट कर सकती है सर, लेकिन CPLC भी कर। मैं कल परसों गया हुआ था, वहाँ पे एक टूर्नामेंट था,
यहाँ पे निश्तर पार्क में। तो व्हेन आई वाज देयर तो उन्होंने फिर वहाँ पे उनमें कैमरेज दिखाए कि ये मॉनिटर्स पे कैमरेज कहाँ लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्राइम रेट नहीं था इतना। गवर्नमेंट आई डोंट नो कितनी दफ़ा इन्होंने फ़ंड जारी किया होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ हमारे यहाँ तब तक, कितनी दफ़ा हो चुका होगा कागजात में। जब आपने देखा होगा कि आईजी साहब ने पता नहीं 30-40 करोड़ का तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल शो कर दिया, तो वो क्या सेफ सिटी बना रहा होगा। सेफ सिटी बनाने में आपको क्या, आप सेफ सिटी ना भी बनाएं, आप देखें ना, देयर आर टू वेज। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? आप डिसऑनेस्ट लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके विन कराते हैं, गंदी रैपो वालों को आप करवा देते हैं, तो उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप यहाँ बैठे हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, एक के बारे में मशहूर है कि बड़ा करप्ट है, एक के बारे में कि बड़ा सख्त है। तो आप क्या करेंगे? जो करप्ट आपके पास आएगा तो आप उसे लेन देन की बातें करेंगे। अच्छा, वो कहेगा कि दूध के रेट तो आप मुझे 20 रुपये कम करो, आपको कि आप मेरे से तब 20 लाख रुपए ले लो, रेट 10 रुपये बढ़ा दो हमारे दुख सुन के। आप उसके साथ यही बात करोगे, लेन देन की बात होगी। अब जो दूसरा ऑनेस्ट होगा वो आएगा तो वो आपसे कहेगा नहीं 20 रुपये कम करो। आप उसको ऑफर भी नहीं करेंगे, उसकी शक्ल देख के आपको करना ही पड़ेगा। 1 रुपया करेंगे, 2 रुपये करेंगे, 3 रुपये, वो कुछ करा के जाएगा। दुरुस्त। तो देखें, हमारा सबसे जो सिलेक्शन होती है ना, वो क्रिमिनल्स की होती है। नहीं तो इसमें तो फिर कसूरवार आवाम हुए ना, कि वोट कौन देता है? आपका क्या मतलब है? आवाम के वोटों से हुकूमत बनती है। सर अब कितने परसेंट, मतलब आप इस पे कहेंगे? आपके 2 नंबर अभी भी आपको कोई डाउट है? नहीं, 2 नंबर कितने परसेंट कह लूँ मैं? 100% तो नहीं कह सकता। 1 नंबर तो आप तो वाला ये कह रहे हैं कि बस 100% फिर तो कोई इंतखाबात में हिस्सा न ले। बस उम्मीद हमेशा होती है। एक जॉबलेस बंदा भी है ना, 1 महीने से ठोकरें खा रहा है, और रोज़ निकलता है उम्मीद के साथ। उम्मीद ही तो एक बाप घर से निकलता है ना, तो घर के बच्चों को, बीवी को उम्मीद होती है आज लेकर आएगा मेरे लिए, मेरी फ़ीस के लिए लाएगा, घर के लिए लाएगा। तो उम्मीद के तौर पे इंसान कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, मुसलमान, हम तो उम्मीद रखेंगे अपने रब से, हम क्यों? और ये जो फिर कहा जाता है जी, जैसे कौम होगी उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे, तो बहैसियत कौम भी तो फिर मुनासिब हमारा तो तरीका नहीं है। बिल्कुल हकीकत है। आपने स्टार्ट में जो कहा कि कारोबारी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारा पाकिस्तानी ज़ख़ीरा अंदोज़ इंतज़ार कर रहा होता है। उसका सीज़न होता है करप्शन का, फ्रॉड का, महंगाई का, गुनाह का, बस बेच रहा है। और दुनिया भर में आप तो यकीनन गए भी होंगे, देखा भी होगा। मैंने 1 माह पहले से कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, बैनर्स भी लगाए कि गवर्नमेंट ये मुफ्त आटे वाटे ना दे, इनको सस्ता कराए। तो ये जो शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, और ये आप देखें ना, 40-50 अरब खिला रहे हैं, 40-50 अरब रुपए अगर इन्होंने सब्सिडी में बांट दिए हैं, 70-80 होंगे। ये 70-80 के लिए आप कर्जा भी लेते हैं। आप क्यों अपना काम नहीं करते? आप क्यों फ्रूट एसोसिएशन वालों को नहीं पकड़ते? आप क्यों इनको फ्लोर वालों को नहीं पकड़ते, शुगर वालों को, ऑयल वालों? कौन दुनिया का बंदा होगा जिसका दिल पत्थर का है? हर एक के अंदर दिल हमारी तरह ही है। आप कन्विंस करने वाले बने, आप सच्चे दिल से जाएं तो सही, आप उनसे कोशिश करें। आपका काम था ये रमज़ान से 1 माह पहले से वर्किंग करें। आप खजूरों का देखें, टनों खजूरें तो हमें सऊदी अरेबिया से मुफ्त मिलती हैं। आप खजूर पहले से 150 रुपये रेट बढ़ गया। ये तो मैं समझता हूँ आफरीन है सोशल वर्कर्स के ऊपर। आप देखें, छोटे छोटे सोशल वर्कर्स हैं, डोनेशंस ले लेके लोगों को सस्ता फल हाफ रेट पे दे रहे हैं, सस्ती सब्जी, सस्ता रोटियां दे रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो आफरीन है सर दस्तरखान का जो सिलसिला है, और इस पर बड़े मुनक्किन ग़िज़ाएँ और ये सारी चीज़ें, आप नहीं समझते कुछ? एक तो चाइनीज़ कहावत भी है कि जनाब मछली ना दें खाने के लिए, मछली पकड़ना सिखाएं। तो एक तरफ तो दस्तरखान हम दे रहे हैं, सिर्फ रोज़गार नहीं दे रहे, हम सिर्फ मुर्गन, कभी शुतुरमुर्ग खिलाने को तैयार हूँ मैं, हिरन का गोश्त खिलाने को तैयार हूँ, मैं रोज़गार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जो NGOs हैं, जो डोनेशंस लेते हैं ना, ये लोग भूखा दिखा के लेते हैं पैसे। वो बंदा मर रहा है, वो फलां हो गया, खाना नहीं, इसके ऊपर लोग दे देते हैं। रोज़गार के लिए वो इनको शायद फंड ना मिलता हो जो इसके लिए मिलता हो। और दूसरा, जहाँ तक सर, हमने तो रोज़गार भी दे के देखा, रिक्शास भी लेके दिए, रेहड़ियाँ भी लेके दी, आपने दे दिया, वो 1 महीने बाद वो बंदा भी नहीं मिलेगा, ना वो रेहड़ियाँ मिलेंगी। क्या करे इंसान? हर जगह ही धोखेबाजी है, हर जगह यही है। क्या करें? हम फिर भी कोशिश करते, फिर भी एक अगला दिन एक नया काम करने के लिए मेहनत करते हैं कि कुछ अल्लाह दे हम और लगाएं। तो हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। देखें, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, ये किसी NGO सोशल वर्कर का काम नहीं है। आप अगर हुकूमत में तो आप मुल्क चलाएं, आप NGO सोशल वर्कर को ना कि मुल्क चलाएं।
भूखा अगर कोई सोएगा, देखें मैं पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने लगा तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि पहले आप हमें ये बताएं, अगर आपके इलाके में कोई भूखा सोएगा तो जिम्मेदार आप होंगे, हमें हल्फ दें, उसके आंसरेबल आप होंगे। देखो कुछ भी है, मैंने उनको हल्फ दिया तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़े। मैंने कहा मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, जो मेरा हल्का होगा मैं काम करूंगा, करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, सिलेक्शन भी पैसों से उस तरीके से भी होती है। कोशिश है, बहरहाल अल्लाह के फजल से कोशिश कर रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, और जो कर सकता है इंसान करना चाहिए। इस मुल्क का कर्ज है आपके ऊपर, इस शहर का कर्ज है। रमज़ान मुबारक में क्या कर रहे हैं सर? कुछ इस पे रमज़ान में हम लोगों ने ना बिजनेसेस ही स्टार्ट करके दिए हैं। मैंने थोड़ा सा वो इफ्तारियाँ इसके ऊपर मैंने नहीं फोकस दिया। स्टार्ट में कुछ फ्लोर हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, फिर रोज़ी के ऊपर लगे हुए हैं। औरंगी में एक सस्ता हमने लगाया हुआ है, फ्रूट्स डेली हम लगाते हैं, मार्केट मंडी रेट के ऊपर सेल करते हैं, उसमें भी लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, कितना फ़र्क होता है जो ये हमें बता रहे होते हैं फल फरोश? होता है 100 रुपये, ये डेज़ के ऊपर होता है। नहीं, मंडी में जो जिस तरह आज हम कोई बात करते हैं कि जी आज प्याज जी 250 रुपये है, और 100 रुपये केजी का भी डिफरेंस आ जाता है। इतना है केजी? 50 रुपये केजी का भी आ जाता है, बाद दफ़ा 30 रुपीज़। मुनाफा भी एक हद तक जायज़ होता है, ये क्या मतलब? काफ़ी करते हैं। 100 रुपये दर्जन केले पे कमाते रहे, 125 कमाते रहे, सेब के ऊपर करते रहे, तरबूज के ऊपर, खरबूजे के ऊपर। आप सिंपल ये देख लीजिए सर, अभी रमज़ान ख़त्म होगा तो तरबूज आपको 100 200 में इतना बड़ा मिल रहा होगा, और अभी आपको 150 200, जहाँ जिसका एरिया देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, उस हिसाब से रेट बोल देते हैं कि आपने लेके तो जाना। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये बड़ी अहम चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। स्पिरिट नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को क्या चाहिए, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट है ना, एक दूसरे सूबे में 3-3 महीने बाद शफलिंग मारे इनकी, ये टिक ही ना सकें। ये टिकते हैं ना तो सिस्टम ख़राब हो जाता है। 3-3 महीने बाद ट्रांसफ़र करें इनकी। लेकिन मसला यह है कि लाना ही उनको है, जिन्होंने कुछ नहीं करना तो क्या कर सकते हैं। आजकल तो प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जो IMF से ले ले, कर्जा ले ले, क्या करें। अब तो हम फंस चुके हैं, अब तो हमें 2 ख़ानदानों की गुलामी ही करनी है। अच्छा, नहीं एंड पे भी हम वहीं पे आ रहे हैं। अब आप तो देखिए समाजी रहनुमा भी हैं, तो आपका विजन क्या है इस हवाले से कि यही कौम उठ खड़ी हो सकती है, पाँव पे खड़ी हो सकती है, मईशत बेहतर हो सकती है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएं जो अभी से, मतलब जाहिर स्टेप बाय स्टेप ही होगा, रातों रात तो नहीं हो सकता। देखें, जब तक एहतसाब नहीं होगा, आप सिंपल एक चीज़ देखें। एक हमारे मेयर साहब ने एक वीडियो दी थी कि मैं गटर का ढक्कन 3600 रुपीज़ का बनता शायद, तो मैंने 2700 का बनाया, और मैं वो गटर का ढक्कन 900 या 1000 रुपीज़ में लेता हूँ। तो आप फिर भी समझते हैं कि हम कर्ज़ा उतार पाएंगे? अगर 1700 रुपये गटर के ढक्कन पे हैं और आपने 10,000 ढक्कन बांट दिए होंगे, तो आप बताएं कहाँ से छूटेगा पैसा? कर्ज़ा उतरेगा कहाँ से? कर्ज़ा आप लेते हैं अपनी ऐशी के लिए, अपने काम के लिए। आज आप देखें 80-90 अरब जो आपने लगा दिया आटा देना, ये आपका राइट नहीं है। आप पहले 16 महीने जब गवर्नमेंट हुई थी तो आप देखें इन्होंने IMF से लिया तो नई गाड़ियाँ ले दी। आप गाड़ियाँ बड़ी लेके क्यों दे रहे हैं? आप अपनी गाड़ियों को सस्ता रखें, अपने मुल्क में जो गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस कम करके गवर्नमेंट को वही गाड़ियाँ दें। सुजुकी में लाएं, जिस गाड़ी में AC ना वो दें, जब भी एहसास तो हो कि भाई बगैर ऐसे किस तरह लोग। दूसरा सबसे बड़ा, इनको गवर्नमेंट ऑफिस में AC निकाल देने चाहिए। आप AC निकालें, गर्मी लगेगी तो बाहर निकल के काम देखेंगे ना जाके। AC से नहीं निकलते, AC से उतरते हैं, AC की गाड़ी में बैठते हैं, AC के घर में बैठते हैं, फिर वहाँ पे जो गुलाम होते हैं उनको छतरियाँ वतरियाँ ले के, पंखे घूम रहे होते हैं बेचारे, सेल वाले फैंस ले लो के उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। क्या फिर कौम तरक्की करेगी? अल्लाह से उम्मीद है, हमें खुदा ताला करम करे, उम्मीद है कि हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ले। हर बंदा जो जिस एरिए में रह रहा है उस एरिए के, मैंने MPs के पीछे पढ़ पढ़ के काम कराए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, केला खुद भी, मैं उस दिन हॉक्स पे भी गया, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। देखें कल मैं कुरंगी क्या बिज़नेस कम्युनिटी का देखा। देखें इशू क्या है। आपको क्या अच्छा लगा बिल गेट इंडिया हो के आ गया? नहीं, आपके ऊपर क्या गुजरा होगा कि आपके किसी इवेंट में हमारे पास एक बंदा काबिल नहीं है जो उसको बुला लेगा? कौन कौन नहीं वहाँ पे जाता? आप बुलाएं, का सदर होकर चले जाते हैं। हमारे बिजनेस कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो, आप खाने पीने पे लगे पड़े हैं। हमारी मुगल हुकूमतें भी इसी में चली गई। आज आप फिर दावतों में लगे, हर एसोसिएशन को देखो, आज उधर इवेंट कर रहा है, आज उधर इवेंट कर रहा है, आज अवार्ड इवेंट कर रहे हैं। 2 नंबर अवार्ड दे दे के सत्यानाश कर दिए कौम का।
कि जिसने 1 रुपये का काम नहीं किया उसको बुला लेते हैं, बेस्ट ह्यूमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देते हैं, चलें जी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का ऐसे दे देते हैं, ऐसे कर करके फारिग कर दी कौम को। अवार्ड लेके समझते हम तो बड़े हैं जी। आपको चाहिए अपने अपने एरिया, हर एसोसिएशन बिजनेस की साइट है, कुरंगी है, शेरशाह है, ये लोग मिल जाएं और ये तहिया करें। बैरियर टाउन को मुश्किल है बनाना सर, उसने पैसे लेके बेस्ट क्वालिटी का एक अच्छी जगह डिलीवर कर दी। पैसे तो सब लेते हैं ना प्रोजेक्ट्स वाले, बिल्कुल। उसकी क्या एबिलिटी है, वो अगर 10 लाख की चीज़ 20 में बेच रहा है और लोग ले रहे हैं तो वो दे भी बेस्ट क्वालिटी रहा है। रोड्स में, स्ट्रीट लाइट्स में देखें, क्या ये गवर्नमेंट कराची में सोलर लाइट नहीं लगा सकती है? KEC के साथ 2 कंपनियां नहीं डाल सकती? आपकी जब तक लोड शेडिंग का इशू नहीं ख़त्म होगा, आपकी गैस का इशू नहीं ख़त्म होगा, आपकी आधी तलाक़ें तो लोड शेडिंग की वजह से हो जाती हैं जी, आधी गैस की वजह से हो जाती हैं। मियाँ थका हुआ आता है, क्लास उसकी हुई होती है ऑफिस में, घर आता है, बीवी ने शायद खाना नहीं बनाया तो उससे लड़ाई झगड़ा होता है, लंबा खिंच जाता है। आप ये फैसिलिटी दें। मैं एक दफ़ा बाहर गया तो मुझे वो एक मिला, एक प्रोटेस्ट था, एक एंकर, यार तुम्हारे जो पाकिस्तानी मर्द हैं ना, बड़े लोग जो बड़े बदतमीज़ से हैं और हम लोग तो थोड़े से बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने कहा तुम लोग पाकिस्तानी मर्दों के पास आओ तो सही, जो पानी के बगैर ज़िंदा हैं, जो गैस के बगैर, जो बिजली के बगैर, जो रोज़ी के बगैर ज़िंदा हैं, और वो बेचारे ऊंची आवाज़ में भी ना कभी लड़ें, बदतमीज़ी भी ना करे। इतना टेम्परामेंट तो किसी में नहीं हो सकता। मैंने कहा जो तुम्हारी फैसिलिटी ना, 2 तो सही पाकिस्तानियों को, जो इस फैसिलिटी के बावजूद अपना मुल्क नहीं छोड़ते और लोगों की खिदमत भी करते, मदद भी करते। पाकिस्तानी कौम से ताकतवर कौन है? ये इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम करे। हाँ, ये कराची में एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और दें, ऑनेस्ट हो जाए मुल्क के साथ। अभी तो लाइसेंस फिर कर दिया सर, वो कर दें। साल का। दूसरा, आप नहीं करना चाहिए, अब गवर्नमेंट नहीं आई, चेंज करे। दूसरा, इनको चाहिए सोलर मेन स्ट्रीट्स पे लगा दें। दुनिया से लोग जब इधर आते हैं ना सर, वो रिवर्स गियर लगा के थोड़े दिनों में, एक बंदा है, एक बेटा भी बाप से मिलने आया 1 महीने के लिए, वो 10 दिन में वापस चला जाता कि ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, घर का माहौल है, बाहर जाता है तो स्नैचिंग का डर, वो वापस चला जाता है। जाहिर, आप लोगों ने कितने डिस्टेंस, आप 3-4 फैसिलिटी दें मुल्क में, आप दुनिया में आपका नाम होगा। हम जितना खाना था खा लिया, जितनी जायदादें बनानी थी बना ली, और किसके लिए छोड़ के जाना है आप लोगों ने? पेट नहीं भर रहा है सर, उसके बाद समझ नहीं आ नहीं भर रही। ये अगर करें तो मैं समझता हूँ सिर्फ मेन रोड्स के ऊपर आप सोलर लगाएं, कैमरे लगाएं। 50,000 कैमरे नहीं क्यों लगा सकता कोई? 50,000 सोलर नहीं लगा सकता? बहुत कुछ हो सकता उसको करें, उसके ऊपर आपकी रोज़गार भी चलेगी, लोगों की भी बिजनेस चलेंगे, काम चलेंगे, रिजक चलेगा, घर में टेंशन नहीं होगी। और कोई एक चीज़ इस कौम को सस्ती दे दें, कुछ सस्ता दे दें। आप पेट्रोल सिर्फ सस्ता कर दें, आप बिजली में भी रगड़ें, आप गैस में भी रगड़ रहे हैं, कोई एक चीज़ तो बता दें जब आप उसको छोड़ नहीं रहे। गरीब गोश्त, मुर्गी, मछली तो सूंघ नहीं सकता, उसके लिए तो ख़त्म कर दिया। जैसे 100-200 साल पहले वाली पोजीशन पे ला दिया बादशाहत के दौर में कि उन गुलामों ने कुछ भी नहीं खाना। ये जब तक एक चीज़ दे दें इस कौम को, पेट्रोल सस्ता कर दें, आपके बड़े मसाइल। तो उसमें तो वो कहते हैं कि जी हम कैसे सस्ता कर दें, आलमी मंडी में देखें कि कहाँ चली गई है, कितनी सब्सिडी मंडी उधर होगी, गैस महंगी कर दी आपने। आप छोड़ें कहीं से तो देखिए सर, हुकूमतें जो हैं इंसानियत के लिए बनती हैं, लोगों को सहूलतें देने के लिए बनती हैं। दें ना, फैसिलिटी मांग रहे हैं, खजाने में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो पैसों के ऊपर फजूल खर्ची छोड़ दें, डेवलपमेंट सब रोक दें, सब डेवलपमेंट रोक दें। आपको एक सड़क बनानी है 2 किलोमीटर की, आप उसके पैचेस भर दें। आप हैं मिसाल के तौर पे, आपका घर है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कितने घर में आप उसमें पेंट पे गुजारा करेंगे, नॉर्मल रख लेंगे। आप 4 कमरों की जगह 1 कमरे में AC लगा लें, तो आप फिर उस लिमिट में रह लें ना। फिर क्या होता है, हमारे ये लोग लेविश अपना स्टाइल दिखाते हैं। अब आपके घर भी एक आपकी मेड आ जाए और कहे कि जी सर मुझे 1000 बंदों की, मेरी बेटी की शादी है, मैंने तो 1000 बंदे बुलाने हैं, तो आप मेरी मदद कर दें। आप कहेंगे 1000 तो मैं नहीं बुलाता, तो मैं तुम्हारे 1000 के लिए क्या करूँगा? वो 25-30 के लिए हो तो मैं कर दूँ। इसी तरह जब लोन देने वाले और दूसरे बादशाह आते हैं इस मुल्क में कि यार ये कर्जा ले रहे हैं और हमसे ज़्यादा लेविश इनका स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल, तो वो भी 10 दफ़ा सोचते हैं हमें अपने पैरों पे ही खड़े होना है। आप हर चीज़ जो लॉस में उसको दे दें, रेंट आउट कर दें, कोई निजकारी के हामी हैं आप। जी देखें ना सर, PIA है, क्या निजकारी होने वाली है, कर दें। अच्छा। आपको मिल क्या रहा है ना, उसकी एयरलाइन में
आप गिनती के लोगों के लेकिन सर यही सारी चीज़ें, रेलवे है, पीआईए है, सिविल है, सर एक दौर में यही सारे फ़ायदे में भी तो थे। यहाँ तो दे दें, यहाँ सारा कचरा निकाल दें, फारिग कर दें उन्हें और जाके बनाएं। सर यहाँ क्यों नहीं है? टाटा, बिरला, उनको हम देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अब देख लें, हमारे पास तो यहाँ पे मियाँ मोहम्मद मंशा और रियाज मलिक है यही दो है हमारे पास। तीसरे जो है वो सियासत में आगे में हैं। बाकी जितने पॉलिटिशियन हैं, टाटा वगैरह जितने भी हैं, वो पॉलिटिक्स में तो नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी में है। लेकिन यहाँ का जिसके पास जो है वो पॉलिटिशियन है, क्या करें? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो कारोबार है वो सियासत करना है? जो कमा रहे हैं, जो जिन्होंने किया हुआ है, उनकी नज़र में सियासत है। अवाम के दिन नहीं बदलते, सियासतदानों के दिन बदल जाते हैं। ये कोई जादू है इनके पास? बस नहीं, ऑनेस्टली नहीं चल रहे, क्या करें? ऑनेस्ट आने चाहिए। अवाम को भी शऊर नहीं आ रहा कि जी हमारे दिन वही हैं, हम आज देखिए भी सर, मैं एक फुटपाथों पे ही चीज़ हैं। आपको बताऊं, अवाम ने जब भी कोशिश की, अवाम के बंदे नहीं आते आगे। जिस दिन अवाम के बंदे आ जाएंगे ना, मुल्क भी बन जाएगा सर। तो अवाम भी तो सर इतनी तादाद में बाहर निकले ना कि सामने वाले कुछ करते हुए भी सोचेगा कि अब क्या हो सकता है। आपके सामने निकले नहीं होंगे, आपके सामने किया नहीं होगा। आप तो सबसे बड़े प्रूफ हैं, मीडिया के आप। तो आज़ाद उम्मीदवार जीते भी तो हैं। ठीक है, जिन्हें जो आए हैं वो क्या वो कर दें, अब क्या कर सकते हैं? हमारी आपकी लिमिट नहीं है। हम लोग आम कमज़ोर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं। आज मैं सुबह फैसल वाउडा को देख रहा था। फैसल वाउडा ने क्या किया इस मुल्क के लिए? आज सिर्फ यही है, जो सरमायादार है, जो हुकूमत में आके इनकी तरफ से वो सेनेटर बन रहा है एमक्यूएम की तरफ से, उनके लिए क्या किया उन्होंने? नहीं, अब उनको उन्होंने पैसे लिए होंगे ना एक तो इल्ज़ाम है बहुत बड़ा हाँ, नहीं पैसे के। आप देखें, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक सेनेटर, जो हिंदू सेनेटर हैं, वो शायद दुबई भागे में हैं कि उनसे पैसों एमक्यूएम के 5 करोड़ और 10 करोड़ की कहानी आ रही है ना। इसमें अब मैं ये बता रहा हूँ कि वाउडा जैसे बंदे की इस मुल्क को ज़रूरत क्या है? दूसरा एक शेख रशीद ही बिठाना है ना आपने, वही बैठा हुआ है ना हमारा शेख रशीद पार्ट 2, कि आपने कॉमेडी करानी है, कॉमेडी शो वाला। पैसे के ऊपर, इसके ऊपर भी जो स्कैंडल्स थे, तो आप देख लें इस मुल्क का हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं जी कारोबारी आदमी है और बड़ी बावसूख हलकों में बड़ी अच्छी है इनकी। क्या करे ना सर, है किस काबिल, वो क्या डिलीवर कर दिया उसने? नहीं कुछ नहीं किया, तो वजारत भी मिली उसको खान साहब के दौर में, जाहिर है वो बात तो दुरुस्त है आपकी। ऐसे छोटा सा ब्रेक ले लें सर, ब्रेक के बाद फिर आप हाजिर होते हैं। नाज़रीन, छोटा सा यहाँ ब्रेक है केस मंसूर साहब के साथ, बिल्कुल सीधी और खरी बातें रमज़ान मुबारक के बाबर के इस महीने में स्पेशल ट्रांसमिशन में वो कर रहे हैं। बिल्कुल जो ख़ास तौर पर जो उन्होंने देखा है, फील किया है, जिनको बिल्कुल समझते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और हल भी दे रहे हैं साथ साथ। सिर्फ मसाइल उजागर हम नहीं कर रहे, ना केस मंसूर साहब कर रहे हैं कि जी सिर्फ मसाइल किए और सवालात किए और चले गए आप भी और हम भी, साथ साथ हल भी पेश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।